हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आइटम कंक्रीट है, और जब कंक्रीट को बनाना हो तो हमें ज़रूरत होती है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की। तो आज मैं बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल सैंड या फिर मैन्युफैक्चर्ड सैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लर्निंग हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए समझते हैं मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता क्या है। व्हाट इज एम सैंड? चलिए मैं रीड आउट कर लेता हूँ। मैन्युफैक्चर्ड सैंड कॉमनली रेफर्ड टू एज एम सैंड is a fine aggregate produced by crushing rocks or quarry stones to the desired size। अभी क्या है कि अभी जो हमारी रॉक्स होते हैं या क्वेरीज हैं उनको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। क्रश करके क्या बनाया जाता है, फाइन उसको फाइन पार्टिकल्स में क्रश किया जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम सैंड कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी फाइन एग्रीगेट होती है वो 4.75 mm से अगर उसकी साइज़ जो होती है, पार्टिकल साइज अगर डाउन होती है तो उसे हम लोग फाइन एग्रीगेट में कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम स्क्रीनिंग करके और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ग्रेडिंग साइज की रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू हम लोग ग्रेडिंग करके उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइन एग्रीगेट बना देते हैं। Unlike natural sand, which is formed naturally over centuries of weathering and erosion processes, M sand is manufactured through advanced technology to ensure quality and consistency। जैसा कि अभी ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में, अभी ट्रेडिशनली हम लोग यूज कर रहे हैं रिवर सैंड को। और रिवर सैंड हमें कहाँ से मिलता है, रिवर बेड से। अब ये हम समझते हैं कि सबसे पहले तो हम रिवर सैंड को समझते हैं। रिवर सैंड क्या होता है कि जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जब स्टोन्स क्या होता है, जब हमारी जो नदियों की पानी जो होती है वो क्या होता है, पहाड़ों से जब आती है तो उसके साथ क्या होता है, स्टोन्स भी टूट कर पानी के साथ वो क्या आते हैं, हमारे रिवर्स में आते हैं। और रिवर्स में जब आते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स में जो वाटर का फ्लो होता है, तो उस वाटर की फ्लो के थ्रू क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, और प्रेशर होने जो अपनी वाटर फ्लो जो है, हमारी जो नदियों का वाटर फ्लो है उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने से क्या होता है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब टूटते हैं। अभी जैसे दो पत्थर है, ये आपस में टकराने के बाद ये 4 हो गए, फिर ये आपस में टकराने के बाद 8 हो गए, ऐसे वो टूटते टूटते क्या होता है, ये फाइन एग्रीगेट बन जाते हैं, जो कि रिवर सैंड होता है। बट इशू क्या है, इशू है इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बनता है, ये बनने का जो टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। आप अगर देखेंगे कि वो जब हम वाटर के फ्लो के थ्रू अगर करेंगे तो एक क्वेरीज के एक पत्थर को टूटते टूटते उसका सैंड, उसका फाइन एग्रीगेट बनते बनते काफ़ी लंबा टाइम लगता है। बट मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड क्या है कि उसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि क्या है कि हम इसे क्या करते हैं, मैकेनिकल मीन्स प्रोसेस सेम ही है। बट क्या है कि यहाँ रिवर सैंड में जो है कि वाटर के फ्लो से ये टूटता है, जबकि क्या है कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड में ये हम लोग मैकेनिकल मीन्स से उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, और क्रश करके क्या करते हैं, हम लोग उसको फाइन एग्रीगेट, फाइन डस्ट में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा अब एग्जाम समझते हैं कि जब हम रिवर के फ्लो से जब ये टूटता है तो इसमें क्या होता है, हमारे एंड पे हमारे पीपुल या जो भी पर्सन है या जो भी हम लोग हैं, हम लोग को के एंड से इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। बट जबकि क्या है कि एम सैंड जो है, हम लोग इसको जब भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। हम इसे अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, उसकी पार्टिकल साइज को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में भी होता है। चलिए समझते हैं कि हमें एम सैंड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। जब हमारे पास रिवर सैंड था तो हमें एम सैंड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, अभी चलिए मैंने जो यहाँ पर नोट कर रखा है उसको समझते हैं, उसके बाद मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज एन अल्टरनेटिव ऑफ रिवर सैंड। अभी कहा जा रहा है कि जो हमारी रिवर सैंड है उसकी अल्टरनेटिव क्या आ गई है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड आ गई है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एम सैंड भी बोलते हैं। ड्यू टू फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, द डिमांड ऑफ सैंड हैज इंक्रीज्ड tremendously, causing the deficiency of suitable river sand in the most part of the world।
ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ गुड क्वालिटी रिवर सैंड फॉर द यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सैंड हैज़ बीन इंक्रीज। अगर आप इस लाइन को जो मैंने यहाँ पर नोट किया है, अगर आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमारे पूरे वर्ल्ड में जो इंक्रीज हुई है, तो क्या हुई कि हमारी सैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। सैंड की जब रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो क्या हुआ, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी वाटर फ्लो के थ्रू जो सैंड जो नेचुरली जो बन रहा था, तो उसमें तो क्या होता है, टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम लगता है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से जो बना हुआ था, हम लोग उसको क्या कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, रिवर बेड से हम लोग क्या करते थे, उसको निकाल रहे थे और हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। बट क्या हुआ है कि इधर कुछ सालों से क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं, ब्रिजेज ज़्यादा बनने लगे हैं, बिल्डिंग ज़्यादा बनने लगी है। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, और हमारे जो सप्लाई है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रिवर सैंड की, वो जितनी डिमांड है उतनी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे अभी कितने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहाँ पर कि हमें जो रिवर बेड से जो सैंड मिलता है, रिवर सैंड मिलता है, वो अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम लोगों को एक अल्टरनेट कुछ ऐसा ढूंढना था, ऐसा निकालना था जो कि रिवर सेट का अल्टरनेट हो, और हमें वो स्ट्रेंथ भी मिले, हमारा वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो पूरा भी हो, और हमें एक अल्टरनेट ढूंढने की रिक्वायरमेंट थी। और उसके वजह से हम लोगों ने एक क्या देखा है कि एम सैंड जो है एक इसका अल्टरनेट ऑप्शन है। अनदर रीजन फॉर यूज ऑफ एम सैंड इज इट्स अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी क्या है कि जो रिवर सैंड होती है, अभी हमने आपको बताया कि अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर कि नदियों का फ्लो होगा, जो नदी के आसपास का शहर होगा, जो नदी के आसपास की कंट्री होगी, वहाँ पर क्या होगा कि रिवर सैंड अभी अवेलेबल हो जाएगा। बट जहाँ पर कि जो एरिया है जहाँ पर कि रिवर फ्लो नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अवेलेबल नहीं होता है। जब अवेलेबल नहीं होता है तो हमें ये क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, मतलब दूर से उसको मंगवाते हैं, कहीं दूर से वो उसको सप्लाई किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो क्या होता है कि अवेलेबल भी नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि क्या है कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें आज ज़रूरत है तो हमें आज तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम टेकिंग लगेगा। तो एक तो ये इशू है कि अवेलेबल नहीं हो पा रही है। दूसरा इशू क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारे आसपास में है नहीं और हमें कुछ डिस्टेंस से उसे मंगाना है, तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा, जो कि उसको क्या करेगा, कॉस्टली बना देगा। Since manufactured sand can be crushed from hard granite rocks, it can be readily available at the nearby place, reducing the cost of transportation from far off river sand bed. अभी देखिए क्या है कि जो रिवर सैंड होता है, रिवर सैंड क्या कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, नदियों में। और नदी कहाँ, जहाँ पर नदी होगा वहाँ तो ठीक है, वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। बट जहाँ नदी नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, ये अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरा, अगर अवेलेबल होगा भी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाने के बाद वो रिवर सेट क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। बट अगर हम एम सैंड की बात करें तो एम सैंड कैसे बनाया जाता है, मैकेनिकल मीन्स, मतलब मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीन से उसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस स्टोन अवेलेबल कराना पड़ेगा, और हम कहीं भी सेटअप को लगाने के बाद वहाँ पर हम लोग उसको क्रश कर सकते हैं, और कहीं भी हमारी एम सैंड क्या हो सकती है, ईजिली अवेलेबल हो सकती है। और इसे जब ईजिली अवेलेबल होगी तो इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। The other advantage of using M sand is it can be dust free. The size of M sand can be controlled easily so that it meets the required grading for the given construction. अभी क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिवर सैंड होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, वाटर फ्लो जो होता है उस पर डिपेंड करती है। ये नेचुरली बिल्ड होता है, तो ये इस पर क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बट जो एम सैंड होता है वो क्या होता है, हम लोग मैकेनिकल मीन्स से बनाते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट से बनाते हैं, मैकेनिकल मशीन से बनाते हैं। तो इस पर क्या होता है, इस पर हमारा कंट्रोल होता है, और कंट्रोल होने की वजह से क्या कर सकते हैं, हम इसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टिकल साइज की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कौन से जोन में की एम सैंड की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको क्रश कर सकते हैं और उसके पार्टिकल साइज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एम सैंड।
एम सैंड की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अब हम लोग ने ये तो समझ लिया कि एम सैंड क्यों रिक्वायर्ड हुई, एम सैंड अल्टरनेट किसका है, वो सब तो हमने समझ लिया, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो भी हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एम सैंड। The shape of crust sand is cubical and angular and has a rough texture, hence it is better for concrete। अभी क्या बोल रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं एम सैंड के, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद से कर रहे हैं, मतलब मशीन के थ्रू, मैकेनिकल मशीन के थ्रू हमारा उसमें कंट्रोल है, तो उसकी जो साइज होती है वो क्यूबिकल होती है, एंगुलर होती है, एंगुलर एंड हैज ए रफ टेक्सचर। उसका क्या होता है, जो उसका सरफेस का जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर बोन बनाता है, ग्रिप अच्छा होता है उसका, और वो क्या करता है कि हमारे जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट हमारी जो स्टील होते हैं, रेनफोर्समेंट होता है, उसके तरह अच्छा ग्रिप बनाता है, और उसकी वजह से क्या होता है हमारी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इन्हेंस होती है। सेकेंड पॉइंट इज इट डज नॉट कंटेन सिल्ट as it is manufactured by crushing aggregate, however if screening is not proper sometimes it may contain some dust। अभी क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप रिवर सैंड को मंगाते हैं, तो रिवर सैंड में क्या होता है कि वो नदियों में मैन्युफैक्चरिंग होता है, और नदी में भी क्या होता है हमारी सैंड तो होता है ही है, साथ में क्या होता है सॉइल भी होता है, और भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है, जो क्या होता है कि हमारे सैंड में मिक्स हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है इम्प्योरिटीज हो जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज तो आपका इम्प्योरिटीज उसमें रहता ही है। तो अभी ये कह रहा है कि जो रिवर सैंड में जो होता है सिल्ट होता है, बट क्या होता है कि एज कम्पेयर टू रिवर सैंड जो हमारा एम सैंड है उसमें क्या होता है सिल्ट का परसेंटेज क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है। अगर इसके प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन किया जाए, अगर इसके प्रॉपर सुपरविजन बनाया जाए तो बिल्कुल जीरो नेग्लिजेंस क्या हो जाएगा, इसमें सिल्ट होगा। और ये लेकिन ये कह रहा है कि अगर स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं हो तो क्या होगा कि इसमें डस्ट भी आ सकता है। अगर स्क्रीनिंग जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो हमारी पार्टिकल साइज में जब वो टूटता है तो टूटने के साथ कुछ डस्ट भी बनता है। अगर उसको स्क्रीन अच्छे से किया नहीं जाए तो वो क्या होगा, हमारे जो भी एम सैंड होगा, एम सैंड में वो डस्ट आ जाएगा, और वो फिर क्या करेगा, स्ट्रेंथ को कम करने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्या है इसका प्रॉपर्टीज, इट डजंट कंटेन एनी मॉइस्चर, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। When it is used in concrete, the setting time of the concrete is comparatively faster। अगर आप रिवर सैंड से कोई कंक्रीट मिक्स करते हैं और जब आप एम सैंड से कंक्रीट मिक्स करते हैं, तो जो एम सैंड से आप कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं उसका जो सेटिंग टाइम होगा वो फास्टर होगा, वो जल्दी क्या होगा कि उसमें जल्दी सेटिंग होगा और जल्दी कंक्रीट हार्ड होगा। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड फ्रॉम एम सैंड आर हायर देन ए नेचुरल सैंड। अभी क्या बोल रहा था कि क्योंकि इसका सरफेस जो क्या होता है, ये क्या होता है क्यूबिकल होता है, एंगुलर होता है, रफ सरफेस होता है, इसकी वजह से क्या होता है ग्रिप ज़्यादा बनता है, चाहे वो स्टील में हो चाहे वो एग्रीगेट के साथ हो, तो वो ग्रिप ज़्यादा बनने की वजह से क्या होता है इसका जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। अगर आप एक एम सैंड से कोई कंक्रीट कर रहे हैं और एक रिवर सैंड से कोई कंक्रीट कर रहे हैं, तो एम सैंड क्या है रिवर सैंड के कंपेरेटिवली उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो क्यूब की होगी वो ज़्यादा होगी, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होने वाली है। When it is used in concrete, the permeability of concrete is very poor as compared to the river sand। जब अगर इसको हम यूज करते हैं कंक्रीट में, ठीक है, तो इसकी परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, परमिएबिलिटी मतलब होता है कि वाटर को पास करना। जो परमिएबल होता है वो वाटर को क्या करता है, पास करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी पुअर एज कम्पेयर टू रिवर सैंड। रिवर सैंड के मुकाबले इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये क्या करता है, यहाँ से वाटर पास होने के भी चांसेज कम है। इट इज़ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सो देयर आर नो ओवर साइज मटेरियल। अभी क्या है कि जब आप कोई रिवर सैंड लाते हैं तो रिवर सैंड में आपने देखा होगा कि ये बैच पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने अभी एक रिवर सैंड का बैच मंगवाया है तो हो सकता है कि उसमें पार्टिकल साइज सही हो, जब आप नेक्स्ट मंगाएंगे तो उसमें पार्टिकल साइज ओवर साइज भी हो सकता है। कुछ उसमें आप देखेंगे कि आपका पेबल्स होते हैं, वो सब भी आपका जो कभी यूज नहीं होता, आप उसको जब आप स्क्रीनिंग करते हैं तो वो पेबल्स छोटे छोटे जो कंकर होते हैं वो सबको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। वो भी एक तरह का वेस्टेज है और उसका यूज नहीं होता है। तो कहता है कि इट इज़ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सो देयर आर नो ओवर साइज। अभी हम लोगों ने क्या बोला, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके साइज को। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ओवर साइज मटेरियल नहीं होता है। द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रस्ट सैंड इज 2 to 4%। अगर इसका वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 2 से 4% के अराउंड में होता है। द स्लम्प ऑफ क्रस्ट सैंड इज लेस एज कम्पेयर टू रिवर सैंड। सॉरी, ये रिवर सैंड है।
दिस लम्प ऑफ क्रश सैंड, अगर आप किसी मतलब एम सैंड से अगर किसी कंक्रीट को मिक्स करते हैं और अगर एक रिवर सैंड से कंक्रीट को मिक्स करते हैं, सेम वाटर सीमेंट रेशियो में जो स्लम्प वैल्यू होने वाली है वो एम सैंड की क्या होने वाली है, कम होने वाली है, लेस होने वाली है, और इसकी क्या होगी, मोर होगी। तो इससे ये पता चलता है कि हमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। इट डज नॉट कंटेन एनी मैरीन प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, कोई भी मैरीन प्रोडक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल ही आप जो स्टोन जो क्वेरीज को क्या करते हैं हम लोग क्रश करते हैं, उसमें कोई भी मैरीन का प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर इसमें बल्क डेंसिटी की बात करें, बल्क डेंसिटी ऑफ क्रश सैंड इज अराउंड 1.75 gm पर सेंटीमीटर क्यूब। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्रश सैंड जो एम सैंड है इज 2.5 to 2.9। इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक, किस रॉक का हम लोग ये बनाए हैं, एम सैंड बनाए हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, बट जनरली ये वेरी करता है 2.5 to 2.9 के बीच में। While using crushed sand in concrete, there is no need to bulkage correction during mechanics। अभी क्या होता है कि जब हम लोग रिवर सैंड का यूज करते हैं, तो जब हम डिजाइन मिक्स करते हैं तो उसमें बल्केज को भी कंसीडर करना पड़ता है। अगर आप साइट पे या आपका जो भी रिवर सैंड हमारे साइट पे आता है या आपके साइट पे आता है, तो उसमें अगर बल्केज परसेंटेज ज़्यादा है, बल्केज मीन की वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, हमें वाटर सीमेंट रेशियो वाटर को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है डिजाइन मिक्स में। बट इस केस में क्या होता है, इसकी मॉइस्चर कंटेंट क्या होती है, 2 to 4% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमें कोई भी करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट है इसका। द एबिलिटी टू होल्ड द सरफेस मॉइस्चर ऑफ क्रश सैंड इज अप टू 10%। आप अगर बोले कि इसका सरफेस मॉइस्चर होल्ड करने का जो एबिलिटी है वो कभी तकरीबन कितना है, 10% है। इट हैज़ लेस एडल्ट्रेशन दैन रिवर सैंड। अगर रिवर सैंड के कंपैरिजन बात करें तो इसमें एडल्ट्रेशन मतलब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी सिल्ट, कुछ भी जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसकी अगर क्वांटिटी देखा जाए तो इसमें बिल्कुल ही कम होता है रिवर सैंड के कंपैरिजन में। इट कॉज लेस डैमेज टू द एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द नेचुरल सैंड। अगर नेचुरल सैंड के मुकाबले देखा जाए तो एनवायरनमेंट को भी डैमेज कम करता है। इट हैज़ ए बेटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू नेचुरल सैंड बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। अभी क्या बोल रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी वाइज अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा, क्वालिटी वाइज एम सैंड क्या होगा, बेटर होगा, क्योंकि क्या है वो हमारे कंट्रोल में, हम लोग उसको अपने कंट्रोल के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी क्वालिटी जो होती है रिवर सैंड के मुकाबले इम्प्रूव्ड होती है। It can be produced in an area closer to the construction site, bringing down the cost transportation and providing an assurance of consistent supply। अभी क्या है, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि इसे हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल मिल से करते हैं, तो इसकी सेटअप हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है हम लोग वहाँ भी सेटअप कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव होता है, साथ ही साथ हमारी क्या होती है, सप्लाई भी कहीं भी ऐसा नहीं होती कि सप्लाई नहीं मिल रही हो, सप्लाई अब्रप्ट नहीं होती है, और हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहता है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर RCC वर्क, ब्रिक वर्क एंड ब्लॉक वर्क। अगर हम बात करें कि एम सैंड जो है, एम सैंड का जो पार्टिकल साइज है, जो एम सैंड की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको देखते हुए जो केस स्टडी हुई है, केस स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो RCC वर्क, RCC कंक्रीटिंग वर्क या फिर ब्रिक वर्क, इन सब में क्या है, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। ब्लॉक वर्क में भी ये रिकमेंडेड है। बट अगर प्लास्टर की बात करें, अगर प्लास्टरिंग आप कर रहे हो तो प्लास्टरिंग में अभी भी रिवर सैंड को प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो मतलब सर्कुलर होती है, वो अपना जो इसका साइज होता है बिल्कुल स्मूथ होता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टरिंग में फिनिशिंग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी भी जो है रिवर सैंड को यूज करते हैं। इट इज़ चीपर देन रिवर सैंड। अभी हमने बताया था कि क्यों चीपर है। एक तो क्या है कि अवेलेबल है, और दूसरा क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम कम लगता है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सेविंग होती है। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं कि आपका जो रिवर सैंड है और जो आपका एम सैंड है, तो एम सैंड का एडवांटेज क्या है। हम लोग कोई भी चीज़, जब हमारा जो ट्रेडिशनल यूज हो रहा था वो रिवर सैंड होता है, हम रिवर सैंड को छोड़कर अगर एम सैंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो एडवांटेज होगा, तभी तो हम उसको छोड़कर एम सैंड यूज़ करना शुरू किए हैं। तो चलिए वो समझते हैं कि उसका एडवांटेज क्या है। अफोर्डेबिलिटी। एम सैंड प्राइस इज मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू नेचुरल रिवर सैंड। क्योंकि क्या हो रहा है कि रिवर सैंड की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में, टाइम टेकिंग प्रोसेस से ये मैन्युफैक्चर होता है। तो क्या हो रहा है कि जब इसकी हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी रेट ज़्यादा हो जा रही है, प्राइस ज़्यादा हो जा रही है। क्योंकि ये क्या है, काफ़ी दूर से आ रहा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू एम सैंड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एम सैंड हमारे लिए इकोनॉमिकल है। अगर कंस्ट्रक्शन पर्पस से देखा जाए तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही इकोनॉमिकल है। अवेलेबिलिटी। इट इज़ वाइडली एक्सेसिबल इवन इन रीजन्स वेयर द रिवर सैंड इज बैंड।
अभी क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हर जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग माइनिंग नहीं कर सकते। कहीं कहीं क्या है, माइनिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया, माइनिंग बंद किया गया है। आप रिवर से सैंड को नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास सैंड नहीं होगा। अब जब सैंड नहीं होगा तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। तो अगर इस एस्पेक्ट में देखें तो क्या है कि हम लोग एम सैंड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी ऑन हो सकता है। कंसिस्टेंसी ऑफर्स यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप, इन्हेंसिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अभी क्या है, क्योंकि हम लोग एक कंट्रोल्ड वे में हम लोग खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी साइज़ क्या होती है, कंट्रोल होती है। जो साइज़ ग्रेडिंग होती है वो प्रॉपर होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इको फ्रेंडली रिड्यूसेस द नीड ऑफ रिवर बेड माइनिंग, प्रोटेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम। अभी क्या है कि अभी आप लोग सुनते भी होंगे कि क्या हो रहा है कि रिवर से क्या हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रहा है। हमें जहाँ तक माइनिंग नहीं करनी है, जो माइनिंग नहीं करनी है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिवर सैंड की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये हमारा एम सैंड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, इलीगल माइनिंग क्या होगा, रुक जाएगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो आजकल नदियाँ सूख रही है, या हमारी नदियाँ डिप्रेशन पे जा रही है, या हमारे जो जलीय जंतु हैं उनका जो डिप्रेशन हो रहा है, तो इन सब में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंपेटिबिलिटी कैन बी टेलर्ड फॉर द स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन नीड लाइक कंक्रीट और प्लास्टरिंग। अभी क्या है कि क्योंकि ये मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम इसके पार्टिकल साइज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें 4.7 जोन 1 का लेना है, जोन 2 का लेना है, जोन 3 का लेना है, जिस भी जोन का हमें रिक्वायरमेंट है उस जोन का हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बट रिवर सैंड में ऐसा नहीं है। रिवर सैंड में जो भी बैचिंग आपके पास आ रहा है, जो भी अभी वहाँ से निकल के आ रहा है, आपको उसी में क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करके उसको क्या करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपने अगर मान लीजिए 100 CFT का आपने रिवर सैंड मंगाया, अगर आपको रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने उसकी स्क्रीनिंग की, सॉर्टिंग की, तो वो तकरीबन 20 to 30% क्या होगा, आपका वेस्टेज चला जाएगा, जो कि आपके यूज में नहीं होगा। तो वो भी एक आपका लॉस है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, अभी तो हमने बताया था कि आपकी एडवांटेज क्या है एमसेट की। अभी हम चले अगर डिसएडवांटेज में, तो डिसएडवांटेज क्या है, हाइयर वाटर रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी एम सैंड से किसी कंक्रीट को ये कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वो स्लम वैल्यू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू रिवर सैंड। इससे क्या होगा कि जब हम वाटर का कंटेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्रेडिंग इशू, इम्प्रॉपर ग्रेडेशन अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगर अब जब हमारा जो एम सैंड मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर वहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, प्रॉपर ग्रेडिंग ना हो, तो हमारे यहाँ जब वो आएगा तो उसमें क्या होगा, डस्ट मौजूद होगा। जब डस्ट मौजूद होगा, जब वो डस्ट क्या होगा, बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होगा, और वो क्या करेगा, हमारे कंक्रीट में की स्ट्रेंथ को कम करेगा। डस्ट एंड सिल्ट कंटेंट, एक्सेसिव फाइन्स कैन रिड्यूस द कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर उसमें कुछ सिल्ट आ गया, आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अगर आपका सुपरविजन सही नहीं है, आपने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम अगर उसमें उसके जो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ, अगर उसमें कुछ सिल्ट आ गया या उसमें डस्ट आ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। स्ट्रक्चरल कंसर्न, बिल्डिंग यूजिंग अनप्रोसेस्ड एम सैंड में फेस डैम्पनेस और क्रैक ओवर टाइम। अभी क्या है कि अगर आपने अनप्रोसेस्ड मतलब कि आपने स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं किया, सॉर्टिंग अच्छे से नहीं किया है, उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया है, तो अगर ये सब आपने क्वालिटी एस्पेक्ट को नज़रअंदाज किया है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी आपकी बिल्डिंग होगी उसका जो क्या होने लगेगा, क्रैक आने लगेगा, और क्या आने लगेगा, डैम्पनेस आने लगेगा। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। अगर आपका सुपरविजन, आपकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये सब इशू आ सकता है। अब चलिए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। अगर एम सैंड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हम क्या करते हैं कि जो माउंटेन्स हैं या जो भी स्टोन का जो सोर्स है, उसमें जाके क्या करते हैं, हमें जो भी सोर्स लेना है, जो भी स्टोन लेना है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हमें ये लेना है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करने से क्या होता है, वो टूटता है, और टूटने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों में या अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वे है उसमें क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं। लोड करके क्या करते हैं, अपने जो भी एम सैंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्रशिंग करते हैं। जो भी होता है उसको हम लोग क्रशिंग मिल, जो भी है क्रशिंग मशीन है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको डालते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रीनिंग, सॉर्टिंग एंड वॉशिंग। स्क्रीनिंग, सॉर्टिंग एंड वॉशिंग का मतलब हो गया कि आप जब क्रश कर रहे हो तो आप उसमें से क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करने के बाद क्या होगा, जो भी आपको रिक्वायर्ड साइज है 4.5 mm से नीचे, 4.75 mm से नीचे, जो भी जोन 1, जोन 2, जोन 3 जो भी है, अगर जिस जोन को आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उस जोन के हिसाब से उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। और जो भी ओवर साइज पार्टिकल होता है उसको फिर से क्रश करते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या करते हैं, अलग करके छोड़ देते हैं। स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उसके बाद क्या आता है, जब आप स्क्रीनिंग कर लिए, जब आप सॉर्टिंग कर लिए, जब आप उसकी वॉशिंग कर लिए, तो फिर क्या आता है, उसकी हैंडलिंग और स्टोरेज। उसको एक प्रॉपर अच्छी जगह में स्टोर करना पड़ता है, उसको अच्छी जगह में हैंडल रखना पड़ता है, ताकि क्या हो कि उसमें कोई भी सिल्ट या कोई भी ऐसा कोई बाहरी मटेरियल ना आ जाए जो कि उसकी जब उससे कोई कॉन्क्रीट मिक्स हो तो उससे में क्या हो, उसकी स्ट्रेंथ को कम करे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो इसे लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।